पॉलिटिक्स। पहले जो घरों में धीरे धीरे बातें होती थीं, अब वो हमारे फोन स्क्रीन पर छा गई है। अब वो समय नहीं रहा जब शांत बहस होती थी। डिजिटल युग ने एक नई नस्ल को जन्म दिया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, करिश्मा और डेटा से लैस। ये लोग नीतियों का विश्लेषण करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। लाखों फॉलोअर्स इनकी हर बात मानते हैं। लेकिन क्या छोटी छोटी जानकारी वाली इस दुनिया में बारीकियों के लिए जगह है, या हम जटिल मुद्दों को सिर्फ हैशटैग तक सीमित कर रहे हैं? जानकारी और प्रोपेगेंडा के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जो ऑनलाइन पॉलिटिकल कमेंट्री का पर्याय बन गया है, इस डिजिटल अखाड़े में छाया हुआ है। उनके वीडियो जो बहुत अच्छे से एडिटेड और डेटा से भरपूर होते हैं ने भारी संख्या में फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं। लेकिन उनके आलोचक उन पर साइड पाथ का एलिगेशंस लगाते हैं, कहते हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए फैक्टों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हालांकि उनके समर्थक उन्हें एक योद्धा मानते हैं, गलत इन्फॉर्मेशनों के समुद्र में तर्क की वॉइस। आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बातचीत छेड़ी है, जुनून जगाया है, और शायद राय भी पार्टी, लेकिन किस कीमत पर? डिजिटल युग जहां एक तरफ जानकारी को सब तक पहुंचाने का वादा करता है, वहीं दूसरी तरफ हमें हेरफेर के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। एल्गोरिदम जो हमें बांधे रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अक्सर हमें एक ही तरह की सोच में फंसा देते हैं। हमें लगातार ऐसी जानकारी दी जाती है जो हमारे पहले से बने व्यूज़ों की पुष्टि करती है। डिसएग्री का स्वागत नहीं है, विरोधी व्यूज़ों को तुरंत म्यूट या ब्लॉक कर दिया जाता है। राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भड़काया गया ये डिजिटल आदिवासीवाद हमें और विभाजित करने की क्षमता रखता है। यह एक खतरनाक खेल है, डिजिटल युग में इन्फ्लुएंस का यह इस्तेमाल। इस कंटेंट को देखने वालों के रूप में हमें सावधानी से कदम उठाने चाहिए। हर चीज पर सवाल उठाएं, आकर्षक ग्राफिक्स और भावुक पार्टियों से परे देखें, बारीकियों की मांग करें, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें। हमारे लोकतंत्र का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है, क्योंकि डिजिटल अखाड़े में दर्शक हमेशा सही नहीं होता है। ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल खोजी पत्रकारिता और राजनीतिक कमेंट्री का एक अजीब मिश्रण है। उनके वीडियो जो अक्सर पावरधारी बीजेपी सरकार पर लक्षित होते हैं, सावधानी पूर्वक रिसर्च किए जाते हैं और एक आधिकारिक लहजे के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। आंकड़े उनकी पसंद का हथियार हैं, जिसका इस्तेमाल कथित गवर्नमेंटी विफलताओं और विसंगतियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। हालांकि उनकी आलोचना शायद ही कभी कांग्रेस पार्टी तक पहुंचती है। इस कथित साइड पाथ ने उन्हें प्रशंसा और साइड पाथ के एलिगेशंस दोनों दिलाए हैं। क्या ध्रुव राठी कांग्रेस के योद्धा हैं, जैसा कि कुछ लोग एलिगेशंस लगाते हैं? उनके सपोर्टर्सों का तर्क है कि उनका बीजेपी पर ध्यान केंद्रित करना उनके सत्ता में होने के कारण है। उनका कहना है कि सरकार को जवाबदेह ठहराना हर नागरिक का कर्तव्य है, खासकर उन पीपलों का जिनके पास एक मंच है। वे सामाजिक मुद्दों पर उनके वीडियो की ओर इशारा करते हैं, जहां वह अधिक तटस्थ रुख अपनाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उनके आलोचक अब भी आश्वस्त नहीं हैं। वे उनके चयनात्मक आक्रोश को एक गहरे राजनीतिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में देखते हैं। ध्रुव राठी के राजनीतिक लीनिंग्स को लेकर चल रही ये बहस एक बड़े मुद्दे को उजागर करती है, डिजिटल युग में तथ्य को राय से अलग करने में कठिनाई। राजनीतिक दल की आलोचना कब प्रचार में बदल जाती है? क्या एक कंटेंट क्रिएटर जिसके लाखों फॉलोअर्स हों वास्तव में निष्पक्ष हो सकता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि राठी की राजनीतिक कमेंट्री का ब्रांड भारतीय ऑडियंसों के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। उनके वीडियो ने डिबेट्स छेड़ी हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी को बढ़ावा दिया है और शायद मतदान के तरीकों को भी प्रभावित किया है। यह इन्फ्लुएंस अच्छाई के लिए ताकत है या चिंता का कारण, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। एक बात तो तय है, इंजीनियर से कार्यकर्ता बने ध्रुव राठी भारत के डिजिटल राजनीतिक परिदृश्य में एक शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। उनका उदय सोशल मीडिया के युग में राजनीतिक विमर्श की बी पार्टी गतिशीलता का प्रमाण है। ये देखा जाना बाकी है कि क्या यह बी पार्टियों अधिक जागरूक और सक्रिय सिटीजनता की ओर ले जाएगा या मौजूदा डिवीजनों को और गहरा करेगा। हम एल्गोरिथम के युग में रहते हैं। कोड की ये अदृश्य लाइनें जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को निजीकृत करने के लिए डिजाइन की गई हैं, ये तय करती हैं कि हम क्या देखते हैं और कैसे थिंकिंग हैं। राजनीतिक सामग्री के दायरे से ज्यादा यह कहीं और स्पष्ट नहीं है।
यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, प्रत्येक प्लेटफॉर्म हमारी पसंद के अनुरूप एक फीड तैयार करता है। नतीजा, इको चैम्बर, जहां हम ऐसी जानकारी से घिरे रहते हैं जो हमारे मौजूदा बायसों को पुष्ट करती है। ध्रुव राठी की सफलता का श्रेय आंशिक रूप से इसी घटना को दिया जा सकता है। उनकी सामग्री, जो अक्सर बीजेपी की क्रिटिसिज्मात्मक होती है, उन पीपलों के बीच तैयार दर्शक पाती है जो पहले से ही पावरधारी पार्टी से मोहभंग कर चुके हैं। बी पार्टी में ये दर्शक उनके ऑनलाइन समुदाय में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, उनके वीडियो साझा करते हैं, उनके व्यूज़ों को प्रतिध्वनित करते हैं और उनके संदेश को बढ़ाते हैं। एल्गोरिथम इस एंगेजमेंट को पहचानते हुए उनकी सामग्री को और बढ़ावा देता है, जिससे कन्फर्म्सकरण पूर्वाग्रह का एक स्वस्थायी चक्र बन जाता है। यह इको चैम्बर इन्फ्लुएंस ध्रुव राठी या उनके अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे राजनीतिक परिदृश्य में व्याप्त समस्या है। बीजेपी के समर्थक भी खुद को ऐसे ऑनलाइन स्पेसों पर फंसा हुआ पाते हैं जहां डिसएग्री की वॉइसों को समझौते के शोर में डुबो दिया जाता है। नतीजा एक ध्रुवीकृत डिजिटल परिदृश्य है जहां रचनात्मक संवाद की जगह विट्रियल हमले ले लेते हैं और सूक्ष्म बहस सरल नारों को रास्ता देती है। एल्गोरिदम द्वारा बढ़ावा दिया गया और ध्रुव राठी जैसे प्रभावशाली पीपलों द्वारा बढ़ाया गया ये ध्रुवीकरण वास्तविक दुनिया के परिणाम देता है। ये संस्पेशों में विश्वास कम करता है, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है और हमारे लोकतंत्र के ताने बाने को कमजोर करता है। इन इको चैम्बर से मुक्त होने के लिए ट्रूथित प्रयास की आवश्यकता है। हमें सक्रिय रूप से विविध दृष्टिकोणों की तलाश करनी चाहिए, उन पीपलों के साथ जुड़ना चाहिए जिनके विचार अलग हैं और अपने स्वयं के बायसों को चुनौती देनी चाहिए। तभी हम डिजिटल विभाजन को पाटने और अधिक समावेशी और सूचित सार्वजनिक विमर्श को बढ़ावा देने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 4, जब समर्थक कट्टर बन जाते हैं, राजनीतिक फैंडम का डार्क साइड। फैंडम अपने शुद्धतम रूप में एक खूबसूरत चीज है। ये साझा जुनून के बारे में है, उन पीपलों के साथ रिश्तेदारी खोजने के बारे में है जो किसी किताब, बैंड, खेल टीम के लिए आपके प्यार को साझा करते हैं। लेकिन जब यह जुनून अंधी निष्ठा में बदल जाता है, जब आलोचना का सामना शत्रुता से होता है और डिसएग्री को ट्रस्टघात के समान माना जाता है, तो फैंडम कुछ जहरीला हो जाता है। फैंडम का यह स्याह पक्ष ऑनलाइन राजनीतिक कमेंट्री की दुनिया में बहुत स्पष्ट है। ध्रुव राठी ऑब्जेक्टिवता के अपने दावों के बावजूद ने एक समर्पित अनुयायी वर्ग अर्जित किया है जो अक्सर पंथ जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। राठी की किसी भी आलोचना का सामना उनके सपोर्टर्सों द्वारा त्वरित और अक्सर क्रूर प्रतिक्रिया से होता है। वे उनके विरोधियों पर ऑनलाइन हमला करते हैं, उन्हें भक्त या दक्षिण चुलती ट्रोल करार देते हैं। दुर्भाग्य से यह हम बनाम वे की मानसिकता राठी के प्रशंसक आधार के लिए अद्वितीय नहीं है। यह पूरे राजनीतिक परिदृश्य में दोहराया जाने वाला पैटर्न है, जिसमें विभिन्न पार्टियों और व्यूज धाराओं के समर्थक ऑनलाइन उत्पीड़न और डिसएग्री को दबाने में लगे हुए हैं। इस जहरीले फैंडम के वास्तविक दुनिया के परिणाम है। यह भय और डराने धमकाने का माहौल बनाता है, जहां लोग ऑनलाइन दुर्व्यवहार के डर से अपनी राय व्यक्त करने से डरते हैं। यह स्वस्थ बहस को दबाता है और क्रिटिसिज्मात्मक सोच को हतोत्साहित करता है। इससे जटिल मुद्दों पर सूक्ष्म बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारीकियों के किसी भी प्रयास को ट्रस्टघात या दुश्मन के समर्थन के आरोपों का सामना करना पड़ता है। समाधान क्रिटिसिज्मात्मक सोच और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देने में निहित है। हमें युवाओं को, खासकर उन पीपलों को जो ऑनलाइन राजनीतिक सामग्री का उपभोग करते हैं, हर चीज पर सवाल उठाने, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करने और असहमत पीपलों के साथ भी सम्मानजनक संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें ध्रुव राठी जैसे प्रभावशाली पीपलों को उनके अनुयायियों के व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। उनसे आग्रह करना चाहिए कि वे अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सभ्यता को बढ़ावा देने और ऑनलाइन उत्पीड़न को हतोत्साहित करने के लिए करें। तभी हम एक ऐसा डिजिट। भाग 5, पूर्वाग्रह से परे। ट्रूथचई का एक अंश या हेरफेर का पहाड़। ध्रुव राठी के आलोचक अक्सर उन पर डेटा चुनने और उनके कथित कांग्रेस समर्थक एजेंडे के अनुकूल एक तरफा कहानी पेश करने का एलिगेशंस लगाते हैं। उनका तर्क है कि उनके वीडियो पत्रकारिता से ज्यादा प्रचार हैं, ध्यान से तैयार किए गए हैं ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके और कांग्रेस का महिमा मंडन किया जा सके। हालांकि उनके सपोर्टर्सों का तर्क है कि वह सरकार की विफलताओं का आईना दिखा रहे हैं, उनकी कमियों को उजागर करने के लिए डेटा और सबूतों का उपयोग कर रहे हैं। तो कौन सही है?
क्या ध्रुव राठी सच बोलने वाले हैं या मास्टर मैनिपुलेटर? ट्रूथ चाय हमेशा की तरह कहीं बीच में होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ध्रुव राठी के वीडियो का सावधानीपूर्वक रिसर्च किया जाता है और अक्सर सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में वैध कंसर्नों को उजागर करते हैं। वह अपने दावों का समर्थन करने के लिए डेटा, आंकड़ों और विशेषज्ञ राय का उपयोग करता है। हालांकि उनके आलोचक यह इशारा करते हुए सही हैं कि वह शायद ही कभी कांग्रेस पार्टी पर उसी स्तर की जांच करते हैं। बीजेपी की खामियों के उनके कवरेज को अक्सर पिछली कांग्रेस गवर्नमेंटों को प्रभावित करने वाले समान मुद्दों को स्वीकार किए बिना प्रस्तुत किया जाता है। यह चयनात्मक आक्रोश चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में पूर्वाग्रह का आभास देता है। इसके अलावा राठी के वीडियो में अक्सर भावनात्मक रूप से चार्ज की गई भाषा और इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है जो दर्शक से एक मजबूत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजाइन की जाती है। हालांकि यह आकर्षक सामग्री बना सकता है, यह निर्णय को भी धुंधला कर सकता है और ऑडियंसों को अपनी स्वयं की सूचित राय बनाने से रोक सकता है। जब फैक्टों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जो मौजूदा बायसों की पुष्टि करते हैं तो ट्रूथ चाय को हेरफेर से अलग करना मुश्किल हो जाता है। ध्रुव राठी की सामग्री और वास्तव में ऑनलाइन किसी भी राजनीतिक कमेंट्री को देखने वालों के लिए क्रिटिसिज्मात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है। हर चीज पर सवाल उठाएं, प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र सोर्सों की तलाश करें, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करें और अपने स्वयं के बायसों को चुनौती दें। याद रखें, जानकारी का कोई एक स्रोत जटिल राजनीतिक रियल वर्ल्डताओं की पूरी और निष्पक्ष तस्वीर प्रदान नहीं कर सकता। भाग 6, डिजिटल डिस्कोर्स और लोकतंत्र। क्या हम वाकई इन्फॉर्मड हैं या बस इन्फ्लुएंस्ड? ध्रुव राठी जैसे व्यक्तियों द्वारा सन्निहित ऑनलाइन राजनीतिक कमेंट्री का उदय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर इसने सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे नागरिक पहले की तुलना में राजनीतिक मुद्दों से जुड़ सकते हैं। इसने उन पीपलों को आवाज दी है जो अनसुना महसूस करते थे और डिसएग्री के लिए एक मंच प्रदान किया है। दूसरी ओर इसने हमें गलत सूचना, हेरफेर और इक्को चैम्बर के खतरों के प्रति संवेदनशील भी बना दिया है। डिजिटल युग ने सूचना अधिभार के युग की शुरुआत की है, जहां हम पर समाचारों, व्यूजों और विश्लेषणों की एक सतत धारा की बौछार की जाती है। यह भारी हो सकता है, जिससे तथ्य को कल्पना से, ट्रूथ चाय को प्रचार से अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे माहौल में ध्रुव राठी जैसे प्रभावशाली लोग बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। आख्यानों को आकार देने, व्यूजों को प्रभावित करने और समर्थन जुटाने की उनकी क्षमता निर्विवाद है। सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वह यह है, क्या हम अधिक जागरूक नागरिक बन रहे हैं या बस अधिक आसानी से प्रभावित होने वाले उपभोक्ता? क्या हम क्रिटिसिज्मात्मक सोच में संलग्न हैं या केवल ऐसी सामग्री का उपभोग कर रहे हैं जो हमारे मौजूदा बायसों की पुष्टि करती है? जवाब दुर्भाग्य से इतना आसान नहीं है। हमारे लोकतंत्र पर ऑनलाइन राजनीतिक कमेंट्री का इन्फ्लुएंस इस जटिल डिजिटल परिदृश्य को विवेक और जिम्मेदारी के साथ नेविगेट करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमें खुद को क्रिटिसिज्मात्मक सोच, मीडिया साक्षरता और डिजिटल सिटीजनता के साधनों से लैस करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को हर चीज पर सवाल उठाने, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करने और सम्मानजनक संवाद में शामिल होने के लिए सिखाना चाहिए। हमें प्रभावशाली पीपलों को उनके द्वारा तैयार की जाने वाली सामग्री और समाज पर पड़ने वाले इन्फ्लुएंस के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमारे लोकतंत्र का भविष्य डिजिटल युग की शक्ति का उपयोग करने और साथ ही इसके खतरों से खुद को बचाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।